कुछ एलियन पैरासाइट स्पेस से गिरकर सीधा अर्थ पर आ जाते हैं और पूरे शहर में फैल जाते हैं। ये पैरासाइट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर कान, नाक या मुंह के थ्रू घुस जाते हैं। एक रात जब शिनिची अपने रूम में सो रहा होता है तभी एक पैरासाइट सीलिंग से गिरता है और उसके शरीर में कान के थ्रू एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन शिनिची ने हेडफोन्स पहने होते हैं इसलिए वो एलियन अपना प्लान बदलता है और नाक के थ्रू घुसने का डिसाइड करता है। पर उसी वक्त शिनिची की नींद खुल जाती है और वो उस पैरासाइट को हाथ से हटा देता है, ये सोचकर कि ये सिर्फ एक नॉर्मल कीड़ा होगा। शिनिची उठकर उसे मारने जाता है, लेकिन तभी वो पैरासाइट उड़कर भाग जाता है और यहीं से शिनिची की नॉर्मल लाइफ एक नाइटमेयर में बदलने लगती है। पैरासाइट शिनिची के हाथ में घुसने ही वाला होता है, तभी शिनिची जल्दी से टेलीफोन की वायर पकड़कर अपने हाथ को जोर से बांध देता है ताकि वो चीज आगे बॉडी में न जा सके। लेकिन इस दौरान जोर की आवाज हो जाती है जो उसकी माँ सुन लेती है और तुरंत रूम में आ जाती है। माँ को देखकर शिनिची घबरा जाता है और कहता है कि कोई चीज उसके हाथ में घुसना चाहती है। माँ देखती है तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, इसलिए माँ वायर हटा देती है और बस इसी एक मोमेंट का फायदा उठाकर वो पैरासाइट उसके शरीर के अंदर घुस जाता है, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चलता। अगली सुबह शिनिची को अपने राइट हैंड में कुछ अजीब फील होता है, लेकिन वो इग्नोर करके स्कूल चला जाता है। पर क्लास के बीच ही उसे पक्का लगने लगता है कि कुछ सीरियस गड़बड़ है। अचानक उसका हाथ खुद ब खुद आगे बढ़कर नीचे गिरा हुआ इरेजर उठा लेता है और बास्केटबॉल पीरियड में वो ऐसा परफेक्ट शॉट मारता है जो नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं था। स्कूल के बाद शिनिची इंटरनेट पर सर्च करता है ऐसा हाथ जो खुद मूव करे, पर जैसे ही वो ब्राउजिंग कर रहा होता है उसके हाथ पर एक आंख उभर आती है। डर के बावजूद क्यूरियोसिटी के चलते वो चाकू उठा लेता है और अपने ही हाथ पर अटैक करने की हिम्मत जुटा रहा होता है। तभी उसका हाथ एक अजीब अधूरा सा सांप बन जाता है। कुछ ही देर में वो क्रीचर अपनी शेप चेंज करता है और थोड़ा फ्रेंडली फॉर्म ले लेता है। इस नए फॉर्म में हाथ की हथेली पर मुंह, एक उंगली पर आंख और बाकी 4 उंगलियां उसके पैर और हाथ बन जाती हैं। ये सब देखकर शिनिची बिल्कुल पागल हो जाता है और घबराकर बोलता है, मेरा राइट हैंड मुझे वापस कर दो। लेकिन तब वो अजीब सी चीज सच बता देती है कि उसने शिनिची के हाथ के सारे सेल्स खा लिए हैं। इसका मतलब क्लियर था, शिनिची अपना राइट हैंड कभी वापस नहीं पाएगा। पूरी रात डर और कंफ्यूजन में बिना सोए गुजर जाती है। सुबह परेशान माइंड के साथ शिनिची स्कूल चला जाता है। वहीं उसके हाथ वाली क्रीचर कहती है कि उसे मिगी बुलाया जाए, जो जापानी में राइट का मतलब होता है। स्कूल में मिगी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। वो शिनिची से कहता है कि उसे लाइब्रेरी ले चलो और साथ ही स्वॉर्ड फाइटिंग और शूटिंग जैसी स्किल्स सीखने में मदद करे। ट्रेनिंग के दौरान मिगी की लर्निंग स्पीड अनबिलीवेबल होती है। हर मूव, हर टेक्निक वो सेकंड्स में सीख लेता है। इसी बीच बाकी पैरासाइट्स जो अर्थ पर गिर चुके थे अब ह्यूमंस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो लोगों का दिमाग खाकर उनके बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं और ह्यूमंस को ही फूड सोर्स बना देते हैं। स्कूल से घर लौटते वक्त मिगी अचानक फील करता है कि पास ही कोई और पैरासाइट मौजूद है। क्यूरियोसिटी में मिगी सोचता है अगर कोई पैरासाइट ब्रेन कंट्रोल करे तो वो कैसा होता होगा। इसी क्यूरियोसिटी के चलते मिगी शिनिची को जबरदस्ती बस से उतार देता है और उसे एक जगह ले जाता है जो मीट शॉप जैसी लग रही होती है। जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो फ्रंट डोर लॉक्ड होता है, लेकिन मिगी अल्टरनेट एंट्री ढूंढ लेता है और एक सीक्रेट वे से दोनों अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाकर शिनिची धीरे धीरे आगे बढ़ता है और तब उसकी नजर पड़ती है एक बहुत ही भयानक क्रीचर पर। उसका बॉडी बिल्कुल ह्यूमन जैसा, लेकिन हेड एक कॉलीफ्लावर जैसा ट्विस्टेड शेप में होता है और सबसे डिस्टर्बिंग बात, वो मॉन्स्टर इंसान का मांस खा रहा होता है। जैसे ही वो शिनिची को नोटिस करता है वो तुरंत ह्यूमन फॉर्म ले लेता है। मिगी की प्रेजेंस फील करके वो गलती से सोच लेता है कि शिनिची भी एक पैरासाइट है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग में वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और थोड़ा सा मीट उसे भी ऑफर करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ आ जाता है कि शिनिची अभी भी पूरा ह्यूमन है और पैरासाइट सिर्फ उसके हाथ में है। सच समझते ही मिगी को एनिमी के अंदर से डेंजर और एग्रेशन फील होता है। वो तुरंत शिनिची को भागने का ऑर्डर देता है, लेकिन शिनिची को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। मजबूरी में मिगी कॉम्बैट मोड में चला जाता है ताकि शिनिची को प्रोटेक्ट कर सके। पैरासाइट कहता है कि अगर शिनिची मर गया तो मिगी भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। वो अपना हाथ खुद अलग करके बोलता है कि मिगी उसके साथ आ जाए ताकि दोनों मिलकर शिनिची को कंज्यूम कर सकें। मिगी थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है और यही मीट सेलर को पसंद नहीं आता। मीट सेलर अपनी बात बदलकर डायरेक्ट अटैक कर देता है। अटैक लगभग हिट कर जाता है, लेकिन मिगी लास्ट सेकंड पर ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद वो अपने मल्टीपल टेंटिकल्स से अटैक करता है। मिगी बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। वो शिनिची की उंगलियों को ब्लेड जैसा शेप दे देता है और इसी एक खतरनाक मूव से उस एलियन को पूरी तरह खत्म कर देता है। लेकिन फाइट के दौरान काफी लाउड नॉइज हो जाती है जो पास की रोड पर चल रहे लोगों का अटेंशन खींच लेती है। किसी ने तुरंत पुलिस को भी कॉल कर दिया होता है। सिचुएशन समझकर शिनिची जल्दी से घर भाग जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को पता चलता है कि ये जगह असल में ह्यूमंस को खाने वाले एक एलियन का हाइड आउट था। लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में रह जाता है, उस एलियन को मारा किसने? अगली सुबह स्कूल असेंबली के दौरान जब प्रिंसिपल अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, मिगी को फिर से एक पैरासाइट की प्रेजेंस फील होती है। थोड़ी ही देर में प्रिंसिपल न्यू टीचर का नाम अनाउंस करते हैं, तयामा रियोको। जैसे ही मिगी उसे देखता है वो तुरंत समझ जाता है कि ये भी एक पैरासाइट है। रियोको जब क्लास की तरफ जाती है, शिनिची चुपके से उसका पीछा करता है। रियोको तुरंत नोटिस कर लेती है और कामली कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीना चाहती हूँ। वो और भी क्लियर करती है कि अगर उसका इरादा शिनिची को नुकसान पहुंचाने का होता तो मिगी को वो फीलिंग कब की मिल चुकी होती। उसके बाद रियोको दोनों को एक प्राइवेट जगह पर बात करने के लिए बुलाती है। वहाँ वो उन्हें और पैरासाइट से इंट्रोड्यूस करवाती है। पहला शिमादा, एक स्टूडेंट जिसके साथ भी शिनिची जैसा ही हुआ होता है। दूसरा मिस्टर ए, एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसका बिहेवियर काफी अजीब होता है और वो अपना रियल नाम बताने से भी मना कर देता है। इंट्रोडक्शन के बाद रियोको एक्सप्लेन करती है कि उन सबका एक ही गोल है, ह्यूमंस के बीच छुपकर शांति से जीना। इसी वजह से वो चाहती है कि सब मिलकर गवर्नमेंट से अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखें। रियोको बताती है कि उसने मिस्टर ए पर कुछ स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट किए थे और उनके दौरान उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। मतलब एक पैरासाइट होने के बावजूद वो एक ह्यूमन चाइल्ड को जन्म देने वाली है। अब रियोको और एक्सपेरिमेंट करना चाहती है ताकि ये समझ सके कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ और सबसे बड़ा सवाल, इस दुनिया में उसका असली पर्पस क्या है। ये सब सुनकर शिनिची को समझ आ जाता है कि पैरासाइट सिर्फ मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो भी अपनी पहचान और जीने की वजह ढूंढ रहे हैं। और यहीं से कहानी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डीप हो जाती है। शिनिची को लगता है कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा पागलपन जैसी हो चुकी हैं, इसलिए वो कोऑपरेट करने से मना कर देता है। लेकिन रियोको कामली वार्न करती है, अगर शिनिची ने मदद नहीं की तो बीच में इंटरफेयर भी मत करना, क्योंकि अभी वो स्कूल के अंदर है और अगर शिनिची ने कोई स्टूपिड मूव लिया तो वो पल भर में सारे स्टूडेंट्स को मार सकती है। जैसे ही तीनों
तीनों पैरासाइट्स वहां से जाते हैं, मिगी तुरंत शिनिची को अलर्ट करता है कि मिस्टर ए से बहुत संभल कर रहना, क्योंकि उसके अंदर से उसे बहुत स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट फील हो रहा है। बाद में शिनिची घर लौटता है। अब उसे समझ आ चुका होता है कि ह्यूमन वर्ल्ड एक बड़े डेंजर में है। वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है कि घर से बाहर ना निकले, लेकिन माँ को लगता है कि शिनिची ओवरथिंक कर रहा है। वो कहती है कि हाथ वाली इंसिडेंट के बाद से शिनिची थोड़ा अजीब बिहेव करने लगा है। बात बढ़ती है और दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होता है और एंड में शिनिची स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल के बाद घर वापस जाते वक्त मिगी फिर से मिस्टर ए की प्रेजेंस फील करता है और शिनिची को दोबारा वार्न करता है। वार्निंग खत्म भी नहीं होती कि मिस्टर ए सामने आ जाता है। मिगी तुरंत कहता है, भागो शिनिची, ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर है। शिनिची भागता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो थक जाता है। तब मिगी बॉडी का कंट्रोल ले लेता है और सीधे मिस्टर ए के सामने जाकर पूछता है, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? मिस्टर ए जवाब देता है, पुलिस स्टेशन में जो मीट शॉप वाला एलियन मारा गया था, उसके बॉडी पर जो चोटें थे, उन्हें देखकर ही उसे समझ आ गया था कि ये काम इन्हीं दोनों का है। इसलिए मिस्टर ए के पर्सपेक्टिव से शिनिची और मिगी एक किलर है, इसलिए उन्हें मरना होगा। इतना कहकर मिस्टर ए अपना रियल एलियन फॉर्म रिवील करता है और मिगी भी कॉम्बैट मोड में चला जाता है। दोनों के बीच इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। जब दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक करने लगते हैं, तब शिनिची धीरे धीरे एनिमी के पास जाता है और सही मोमेंट पर एक शार्प आयरन रॉड मिस्टर ए के सीने में घोंप देता है। मिस्टर ए ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई इंसान उस पर अटैक कर सकता है, इसलिए उसने अपनी बॉडी प्रॉपर्ली डिफेंड ही नहीं की थी। एनिमी को गिरता देखकर शिनिची काफी पैनिक हो जाता है और तुरंत अपने घर की तरफ भाग जाता है। लेकिन यहाँ वो एक बड़ी गलती कर देता है। उसने ये कंफर्म ही नहीं किया कि मिस्टर ए सच में मर चुका है या नहीं। असल में मिस्टर ए अभी पूरी तरह मरा नहीं था और उसके पास इतना समय था कि वो किसी भी पास आने वाले इंसान के शरीर में एंटर कर सके। दुर्भाग्य से उसी वक्त शिनिची की माँ काम से घर लौट रही होती है। मरते हुए आदमी की आवाज सुनकर शिनिची की माँ मदद करने का फैसला करती है, लेकिन उसी पल पैरासाइट तुरंत उनके शरीर में घुस जाता है और उनके शरीर पर कब्जा कर लेता है। बिस्तर पर लेटे हुए मिगी को महसूस होता है कि कोई पैरासाइट पास आ रहा है। वो तुरंत शिनिची को जगा देता है और उठने के लिए कहता है। शिनिची एक चाकू उठाकर खड़ा हो जाता है। इस दौरान मिगी उनके और पैरासाइट के बीच की दूरी गिनता रहता है। आखिरकार वो पैरासाइट आकर दरवाजे के ठीक सामने रुक जाता है। जैसे ही शिनिची देखता है कि सामने उसकी माँ खड़ी है, वो इस सच्चाई को मानने से इनकार कर देता है और मिगी से बहस करने लगता है, जो उसे अपनी ही माँ पर हमला करने के लिए कह रहा था। इसी बहस के बीच मिस्टर ए सच्चाई बता देता है कि उसने शिनिची की माँ के शरीर पर कब्जा कर लिया है। शिनिची ये सच सहन नहीं कर पाता। वो कहता है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और पहले हुई बहस के लिए माफी भी मांगता है। जैसे ही शिनिची अपनी बात खत्म करता है, पैरासाइट उस पर जानलेवा हमला कर देता है। हमले के बाद वो वहाँ से चला जाता है और शिनिची वहीं जमीन पर पड़ा रह जाता है। शिनिची को इस हाल में देखकर मिगी उसके हाथ से बाहर निकल आता है। मिगी उसके सीने के घाव को बचाने के लिए उसे कवर करता है और अपने सेल्स छोड़ देता है। वो अपने सेल्स से नुकसान पहुंचे हुए टिश्यू को रिप्लेस करता है ताकि शिनिची की जान बच सके। फिर कई घंटे बीत जाते हैं और शिनिची होश में आ जाता है। वो खून से भरे फर्श से उठता है और बाथरूम जाकर शीशे में अपना जख्म देखता है। अब उसका जख्म पूरी तरह भर चुका होता है, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। इस पूरी घटना के बाद शिनिची स्कूल जाना बंद कर देता है। इस वजह से उसकी क्लोज फ्रेंड सातोमी उसे मिलने आती है ताकि जान सके कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन शिनिची उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और जल्दी से रयोको के घर की तरफ भाग जाता है। शिनिची को देखते ही रयोको तुरंत बात शुरू करती है और उस पुलिस ऑफिसर के शरीर के बारे में बताती है। वो सीधे उन पर इल्जाम लगा देती है कि मिस्टर ए को उन्होंने ही खत्म किया है। तब मिगी पूरी कहानी रयोको को सुना देता है और पूछता है कि क्या उसे पता है मिस्टर ए अब कहाँ है, लेकिन रयोको जवाब देने से मना कर देती है और कहती है कि मिस्टर ए अब गायब हो चुका है। इस पर मिगी सवाल करता है कि अगर उसे पहले से पता था कि मिस्टर ए फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकता है, तो उसे उनसे मिलवाया ही क्यों? इसका जवाब रयोको बिल्कुल ठंडे अंदाज में देती है और कहती है कि ये सब सिर्फ उसका एक एक्सपेरिमेंट था। ये सुनकर शिनिची का गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि उसकी माँ की मौत उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से ही हुई है। गुस्से में शिनिची चाकू निकालकर धमकी देता है, लेकिन रयोको बिल्कुल शांत रहती है और फाइट मोड में आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो शिनिची के अंदर हो रहे बदलाव को महसूस करती है, वो उन्हें खत्म करने का इरादा छोड़ देती है, क्योंकि उसे लगता है कि शिनिची अब पहले जैसा नहीं रहा। इसके बाद रयोको ये फैसला करती है कि वो वहाँ से चली जाए ताकि देख सके कि आगे चलकर शिनिची कैसे डेवलप करता है। लेकिन शिनिची का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता, इसलिए वो गुस्से में चाकू उठाकर रयोको पर फेंक देता है। रयोको अपने बालों को ही हथियार की तरह इस्तेमाल करती है और उसी से चाकू को बीच में ही रोक लेती है। फिर वो उस चाकू को वापस फेंक देती है, जो शिनिची के चेहरे के बिल्कुल पास से निकल जाता है और बस थोड़ा सा रह जाता है लगने से। घर लौटने के बाद शिनिची कसम खाता है कि वो अपनी माँ की मौत का बदला लेकर रहेगा। इसी दौरान जब शिनिची और मिगी मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने वाले होते हैं, तब मिगी उसे बताता है कि उसे आसपास कई पैरासाइट्स की मौजूदगी महसूस हो रही है। ये सुनकर शिनिची अपने दाएं हाथ के एलियन यानी मिगी की बात मानता है और उसकी सलाह के मुताबिक आगे बढ़ने लगता है। शिनिची भीड़ के बिल्कुल बीच पहुंच जाता है, जहां लोग एक पॉलिटिकल स्पीच के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। जब वो मेयर के कैंडिडेट और उसके सपोर्टर्स को ध्यान से देखता है, तो मिगी तुरंत पहचान लेता है कि वहां मौजूद सभी लोग असल में एलियंस यानी पैरासाइट्स हैं। घर लौटने के बाद शिनिची और मिगी आपस में बात करते हैं और पैरासाइट्स के प्लान पर डिस्कशन शुरू होती है। उन्हें लगता है कि ये पैरासाइट्स धीरे धीरे सरकारी पावर पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले सके। इसी बीच मीट शॉप वाले केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शिनिची के घर पहुंचता है ताकि उस पुलिस की डेड बॉडी के बारे में पूछताछ कर सके जो उस एरिया के पास मिली थी। वो कहता है कि उसे इस पूरे मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इसके कुछ ही वक्त बाद आखिरकार शिनिची फिर से स्कूल जाना शुरू करता है। जब वो लॉकर से अपना सामान निकाल रहा होता है, तभी सातोमी वहाँ आ जाती है और शिनिची से डिनर के लिए चलने को कहती है, लेकिन शिनिची कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही शिमादा वहाँ आ जाता है। सातोमी शिमादा का इंट्रोडक्शन एक न्यू स्टूडेंट के रूप में कराती है, पर असल सच ये होता है कि शिमादा उन एलियंस में से एक है जो स्कूल में बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह जीने की कोशिश कर रहा है। शिमादा को देखते ही शिनिची तुरंत पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन सातोमी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो शिनिची को डांटती है और जबरदस्ती दोनों को एक दूसरे से ग्रीट करने के लिए कहती है। जैसे ही दोनों हाथ मिलाते हैं, शिमादा चुपके से शिनिची को उकसाने लगता है। इससे शिनिची अपना कंट्रोल खो देता है और अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिससे वो लगभग पैरासाइट का हाथ तोड़ ही देता है। दोनों के बीच आंखों और चेहरों से चलने वाली ये टकराव जैसे ही खत्म होती है, शिमादा तुरंत रयोको के
पास पहुंच जाता है। वहाँ वो रियोको को बताता है कि शिनिची ने अब सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ डेवलप कर ली है। ये सब असल में सिर्फ एक टेस्ट था ताकि ये देखा जा सके कि मिगी के सेल्स का असर शिनिची की बॉडी पर कैसे पड़ता है। घर पर शिनिची फिर से मिस्टर ए को ढूंढने के लिए निकलने की तैयारी करता है, लेकिन मिगी उसे रोक देता है। मिगी बताता है कि जब उसने अपने सेल्स का इस्तेमाल करके शिनिची की जान बचाई तब से वो खुद नींद से अपनी मर्जी से जाग नहीं पाता। इसका मतलब ये होता है कि अगर फाइट के बीच मिगी सो गया तो शिनिची के लिए वही उसका एंड हो सकता है। उधर रियोको के हेडक्वार्टर्स में वो बाकी पैरासाइट से झगड़ा करती है और कहती है कि वो लोग बहुत ज्यादा अटेंशन खींच रहे हैं। वजह ये होती है कि वो बहुत सारे ह्यूमन बॉडीज को फूड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही इंसान उन्हें खोज लेंगे। लेकिन उनमें से एक पैरासाइट रियोको की वार्निंग को इग्नोर कर देता है और कहता है कि इंसान पहले ही उनकी पहचान का तरीका ढूंढ चुके हैं। फिर ये सच सामने आता है कि अगर किसी पैरासाइट का बाल जोर से खींच लिया जाए तो वो बाल तुरंत सिकुड़ जाता है और टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इधर स्कूल के बाद सातोमी फिर से शिनिची को डिनर के लिए इनवाइट करती है। इस बार कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करता, इसलिए शिनिची हाँ बोल देता है। दोनों मार्केट जाते हैं सामान खरीदने के लिए। जब वो दुकान से बाहर निकल रहे होते हैं तब शिनिची एक तेज आवाज सुनता है, जैसे किसी गाड़ी ने किसी चीज को टक्कर मार दी हो। पता चलता है कि एक छोटा पप्पी गाड़ी के नीचे आ गया है। शिनिची अपना खरीदा हुआ सामान सातोमी को पकड़ा देता है और रोड क्रॉस करके वहाँ पहुंचता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि पप्पी मर चुका है, वो उसकी बॉडी को उठाकर बिना किसी इमोशन के डस्टबिन में फेंक देता है। ये देखकर सातोमी शॉक और गुस्से में आ जाती है। वो पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? शिनिची बिल्कुल ठंडे टोन में जवाब देता है, वो मर चुका है, अब वो सिर्फ बेकार का मांस है। जिस इंसान से सातोमी प्यार करती थी उसकी इतनी अजीब सोच देखकर वो पूछती है, तुम्हें हो क्या गया है? और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होकर सातोमी वहाँ से चली जाती है। अकेला रह जाने के बाद शिनिची मिगी से बात करता है। मिगी बताता है कि उसके इमोशंस का कम हो जाना शायद उन सेल्स की वजह से है जो मिगी ने उसकी बॉडी में डाले हैं। वो सेल्स इनिची को धीरे धीरे एलियन जैसा बना रहे हैं, सिर्फ स्ट्रेंथ में ही नहीं बल्कि पर्सनैलिटी और इमोशंस में भी। स्कूल में प्रिंसिपल नोटिस करता है कि रियोको प्रेग्नेंट है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे जलन होती है और वो उसे जॉब से निकाल देता है। जॉब छूटने के बाद रियोको अपने असली पेरेंट्स के घर जाने का फैसला लेती है, लेकिन उसकी माँ तुरंत समझ जाती है कि ये उसकी असली बेटी नहीं है। वो घबराकर पुलिस को बुलाने लगती है, जिसकी वजह से रियोको को अपनी असली पहचान छुपाकर रखना मुश्किल हो जाता है। कुछ ही पलों में वो घर में अफरा तफरी मचा देती है और वहाँ से भाग जाती है। उधर सातोमी और शिनिची के झगड़े के बाद सातोमी आर्ट क्लासरूम चली जाती है, जहाँ उस समय और भी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। क्लासरूम में लड़कियों का एक ग्रुप आर्ट वर्क बना रहा होता है और शिमादा मॉडल बनकर बैठा होता है। तभी अचानक एक स्टूडेंट उसका एक बाल खींच लेती है। उसी पल वो बाल अजीब तरह से सिकुड़ने लगता है। ये देखते ही सारी लड़कियां डर जाती हैं और कमरे के एक कोने में इकट्ठा हो जाती हैं। उधर शिमादा बिल्कुल शांत बैठा होता है और मन ही मन उन लोगों की गिनती करता है जिन्हें वो आज खत्म करने वाला होता है। जैसे ही गिनती पूरी होती है, शिमादा अपनी असली पहचान दिखा देता है और ठंडे स्वर में कहता है कि वो सबको जल्दी खत्म कर देगा। लेकिन सातोमी हिम्मत दिखाती है और एक एसिड बॉटल उठाकर पूरी ताकत से शिमादा की तरफ फेंक देती है। बॉटल के असर से शिमादा बुरी तरह तड़प उठता है और उसका ध्यान भटक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर बाकी लड़कियां वहां से भागने लगती हैं, लेकिन दर्द और गुस्से में शिमादा बेकाबू हो जाता है और एक स्टूडेंट पर भयानक हमला कर देता है। उसी पल मिगी को शिमादा की खतरनाक इंटेंशन का एहसास हो जाता है और दूसरी तरफ शिनिची तक लड़कियों की चीखों की आवाज पहुंच जाती है। वो बिना समय गवाए उस जगह की तरफ दौड़ता है, लेकिन शिनिची थोड़ा देर से पहुंचता है। जब वो क्लासरूम में घुसता है तो अंदर का नजारा देखकर उसके कदम रुक जाते हैं। कमरे के अंदर सब स्टूडेंट्स जमीन पर गिरे होते हैं, कोई भी जिंदा नहीं होता। अपने दोस्तों को इस हालत में देखकर शिनिची पूरी तरह शॉक में चला जाता है। मिगी उसे होश में लाने की कोशिश करता है और जैसे जैसे शिनिची संभलता है उसके अंदर गुस्सा उबलने लगता है। इस घटना के बाद शिनिची पूरी तरह गुस्से से भर जाता है और शिमादा को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर रियोको एक रूफटॉप लैबोरेटरी में कुछ केमिकल्स तैयार कर रही होती है। लगता है वो किसी बड़े एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग कर रही है। वहीं शिमादा अपना अगला शिकार ढूंढते हुए आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार उसे सातोमी मिल जाती है, जो एक छोटी सी बॉक्स जैसी चीज में छुपी होती है। शिमादा बिना समय गवाए उस पर हमला कर देता है। सातोमी खुद को संभालकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक जोरदार अटैक से वो गिर जाती है। उसी पल शिनिची वहां पहुंच जाता है। वो तुरंत शिमादा पर हमला करता है और सातोमी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। शिमादा पलटकर पूरी ताकत से काउंटर अटैक करता है, जिससे शिनिची को चोट लगती है और कुछ पलों के लिए मिगी उससे अलग हो जाता है। लेकिन ये सेपरेशन सिर्फ कुछ सेकंड्स का होता है, क्योंकि मिगी तुरंत वापस जुड़ जाता है। इस समय शिमादा पहले से ही कमजोर होता है, क्योंकि एसिड अटैक का असर अब भी उस पर बना रहता है। तभी अचानक रियोको पीछे से सामने आती है और कहती है कि वो उसके गोल के बीच आ रहा है। इतना कहकर वो एक एक्सप्लोसिव बॉटल शिमादा की तरफ फेंक देती है। खतरे को भांपते ही शिनिची बिना सोचे समझे सातोमी को उठाता है और वहां से कूद जाता है। वो जमीन पर काफी सेफली लैंड करता है, जबकि पीछे की बिल्डिंग जोरदार धमाके से तबाह हो जाती है। कुछ देर बाद जब अफरा तफरी शांत होती है तो पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है और तुरंत बिल्डिंग की टॉप फ्लोर की तरफ भागती है। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि शिमादा अभी जिंदा है और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर्स होते हुए भी वो उन सबको आसानी से हरा देता है। इधर बाहर मिगी शिनिची को बताता है कि शिमादा अभी भी जिंदा है और अब रूफ टॉप की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनते ही शिनिची बिना समय बर्बाद किए दूसरी बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है ताकि उसे खत्म कर सके। यहीं पर मिगी अपना असली कमाल दिखाता है। वो खुद को एक धनुष में बदल लेता है। शिनिची के पास एरो नहीं होता, इसलिए वो एक लोहे का रॉड उठाता है और उसे एरो की तरह इस्तेमाल करता है और फिर दूर से ही एक परफेक्ट एम के साथ शिनिची उस आयरन रॉड को शिमादा के दिल के आर पार कर देता है। ये सीन इतना अनरियल और शॉकिंग होता है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इंसान और पैरासाइट मिलकर ऐसा कुछ कर सकते हैं। इस तरह आखिरकार शिनिची अपने इस खतरनाक दुश्मन को खत्म कर देता है और जैसे ही सब कुछ शांत होता है तभी वहाँ रियोको आ जाती है और शिनिची से बात करना शुरू करती है। रियोको शिनिची से कहती है कि अब वो कहीं दूर जाकर एक नॉर्मल माँ की तरह जिंदगी जीना चाहती है। जाने से पहले वो शिनिची को मिस्टर ए का ठिकाना बता देती है। फिर जब शिनिची उस जगह पर पहुंचता है तो दुश्मन उसे देख लेता है और दोनों लोग भीड़ से दूर एक सुनसान जगह की तरफ बढ़ते हैं ताकि फाइनल बैटल फेस टू फेस हो सके। लेकिन रास्ते में मिगी शिनिची को बताता है कि अब उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो रही है और वो किसी भी मोमेंट पर सो सकता है। फिर भी सोने से पहले एक लास्ट हेल्प के तौर पर मिगी खुद को एक ब्लेड में बदल देता है ताकि शिनिची उससे फाइट कर सके। उसके बाद मिगी गहरे नींद में चला जाता है। अब शिनिची बिल्कुल अकेला रह जाता है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और
और ज्यादातर अटैक्स को डॉज और ब्लॉक करने में कामयाब रहता है। जब मिस्टर ए उसे खत्म करने ही वाला होता है तब शिनिची की माँ का कॉन्शियसनेस एक पल के लिए एक्टिव हो जाता है और वो अपने बॉडी के आधे हिस्से पर कंट्रोल ले लेती है। वो मिस्टर ए के अटैक यानी जो उसने खुद किया होता है उसका डायरेक्शन बदल देती है ताकि शिनिची बच सके। शिनिची जानता है कि उसकी माँ अब खुद को कभी नहीं बचा पाएगी, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है और आखिरकार वो मिस्टर ए को हरा देता है और अपनी माँ का बदला पूरा करता है ताकि उसकी माँ शांति से इस दुनिया से जा सके। बैटल के बाद शिनिची अस्पताल जाता है जहाँ सतोमी अभी भी बेहोश होती है। उसके पास बैठकर शिनिची वादा करता है कि वो दुनिया से सारे पैरासाइट्स को खत्म कर देगा ताकि किसी और को सतोमी जैसे दर्द से ना गुजरना पड़े। लेकिन इसी बीच एक फोटोग्राफर छुपके से शिनिची और मिगी की कई फोटोज ले लेता है। इससे यह प्रूफ मिल जाता है कि शिनिची का पैरासाइट से कनेक्शन हो सकता है। इसी समय पैरासाइट पॉलिटिकल पार्टी के सारे कैंडिडेट्स इलेक्शन जीत जाते हैं। इसका मतलब अब एलियन सरकार का हिस्सा बन चुके हैं और ह्यूमन लॉ से भी ऊपर पावर रखते हैं। आखिर में एलियन लीडर को पूरी तरह समझ आ जाता है कि उनके अर्थ पर आने का असली रीजन क्या था, इंसानी जाति को धीरे धीरे खत्म करना ताकि अर्थ को फिर से एक बैलेंस्ड और फ्रेंडली प्लेनेट बनाया जा सके। इसी के साथ पैरासाइट पार्ट 1 का एंड हो जाता है। ये मूवी अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अगर बहुत लोग कमेंट्स में बताएंगे कि उन्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो मैं इसका पार्ट 2 भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो कमेंट में बताना मत भूलना।